हाँ जी, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम आज की एक नई वीडियो से रिवीजन पार्ट 3 जो हमारे कुछ 4 चैप्टर्स पर है, जिसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे 9th क्लास के। तो हमारे कुछ चैप्टर्स हैं लाइन्स एंड एंगल, हेरोन्स, लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, मतलब ये ए बी सी डी ई एफ तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एंगल्स दिए हैं और कुछ एंगल्स हमें निकालने हैं, राइट। आर क्यू डी हमें 25 दिया हुआ है और एक 60 दिया हुआ है, हमें क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस का मतलब जो हो गया वो एक्चुअली में वो आपका ये पूरा हो गया। अब ये पूरा ऐसे नहीं निकलेगा, इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए ना हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब ये जो आपकी पी क्यू लाइन है ना, ये इस लाइन को हमें आगे ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब ये पी क्यू वाली जो लाइन है ना, इसको हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ना कुछ नाम देते हैं, जैसे इसको दे दो एंगल 1 का नाम, इसको दे दो एंगल 2 का नाम, इधर से एंगल 3 कर दो, इधर से एंगल 4 कर दो। अब मुझे जो निकालना है ये पूरा 1+2 निकालना है, तब मेरा पूरा क्यू आर एस निकलेगा। अब देखो 1+2 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अगर ये लाइन और ये लाइन अगर हमारी पैरेलल है, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, और इधर से हम इसको ट्रांसवर्सल ले ले, मतलब ये जो पूरी लाइन है ए बी और ये पूरी सी डी अगर पैरेलल ले दूँ और यहाँ से इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लूँ, ये जो लाइन है पूरी, तो हमारा इधर से ये एंगल 1 और ये जो 25 डिग्री आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ से जो एंगल 1 होगा ना, वो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकल जाएगा। तो एक चीज़ लिखते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड क्यू आर, ये जो हमारी लाइन है ना, ये हमारी पूरी क्यू आर है। क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 जो होगा वो 25 डिग्री के इक्वल होगा, जिसका रीज़न आपके पास आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 तो निकल गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ से 3 कैसे निकलेगा, 4 कैसे निकलेगा, उसको समझो। देखो, हमारे पास अब सी डी और ए बी पैरेलल है, तो यहाँ से जो ये 60 डिग्री दिया है और जो एंगल 3 दिया है ना, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। मतलब जो हमारा जो एंगल 3 है ना, वो आपका 60 डिग्री से निकलेगा, एंगल 3 60 डिग्री हो जाएगा। उसका रीज़न आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारा 3 निकल गया, तो नाउ हमारा जो एंगल 3 और जो एंगल 4 होगा, ध्यान से देखो 3 और 4 फिगर के अंदर आपका 180 डिग्री, ये बन जाएंगे हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसका सम होता है 180। अब 3 हमने निकाल दिया 60 डिग्री, तो यहाँ से आपका जो एंगल 4 आ जाएगा वो आ जाएगा 120 डिग्री, 180 माइनस 60 140। दोबारा देखो ध्यान से, अब ये जो आपका एंगल 4 है, इधर से एंगल 4 एंगल 2 दोबारा हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, जो हमारा हो जाएगा कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका रीज़न भी क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फाइनल स्टेप, हमारा 2 भी निकल गया और हमारा 1 भी निकल गया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एंगल 1 भी निकाल दिया और एंगल यहाँ से हमने 2 भी निकाल दिया।
तो अब जब एंगल 1 निकल गया, एंगल 2 निकल गया, तो हमें जो एंगल मेन निकालना था QRS, वो कैसे निकलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स 25 प्लस 120, जो हमारा आ गया 145। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया? QRS निकल गया एंगल 1 प्लस 2, 25 प्लस 120 विच इज़ इक्वल टू 145। तो ये था हमारा लाइन्स एंड एंगल का फाइंडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन से। ठीक है जी। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। हमें ट्राइंगल्स के एंगल्स की रेशियो दे रखी है, हमें उस ट्राइंगल का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है MCQs वगैरह में आते हैं। तो जब भी हमें रेशियोज वगैरह आए तो हम क्या करते हैं? लेट द एंगल्स बी। तो लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 2x 4x एंड 3x। तो आप एंगल्स को पहले लेट कर लो। अब हम सबको पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो इनको ऐड करने पर आ रहा है आपका 9x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 9, जो कट के आपके पास आ गया 20 डिग्री। तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। तो देयरफॉर हमारे जो एंगल्स हो गए वो कितने हो गए? 2 इंटू 20 40 डिग्री, 4 इंटू 20 80 डिग्री, 3 इंटू 20 60 डिग्री। ये डिग्री ज़रूर लगाना, कई बार क्या होता है डिग्री भी नहीं लगाओगे ना उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हमारे ट्राइंगल के 3 एंगल, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था सबसे स्मॉलेस्ट एंगल। तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो गया इस क्वेश्चन के अंदर वो हो गया 40 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने NCERT में ना क्वेश्चन किया था लाइन्स एंगल में, उसमें एक एग्जाम्पल था, वो कॉरस्पॉन्डिंग के ऊपर था। उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही थी। यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप सेम, बस कॉरस्पॉन्डिंग की जगह ना ऑल्टरनेट एंगल्स बोल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 लाइन है AP एंड BQ आर बाइसेक्टर। मतलब ये जो AP है ना, ये जो ब्लैक लाइन है, और ये जो BQ है, ये हमारे ना इन एंगल्स के ना बाइसेक्टर है। तो अगर बाइसेक्टर है तो इनके इन एंगल्स के हाफ्स भी इक्वल होंगे। चलो इनके हाफ्स वाले जो एंगल है ना, ये जो हाफ वाले एंगल है, ये इनको एंगल 1 और इस एंगल को 2 का नाम दे दो। पूरे पूरे तो आपके पास हो गए ब्लैक वाली लाइन से अंडरलाइन कर दी और 1 और 2 रेड वाली। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो AP और BQ है इनको हमें पैरेलल करना है तो हम कैसे करेंगे? और ये जो 2 लाइन्स है ना L और M, ये पैरेलल दे रखी है। जब लाइन्स को पैरेलल करना होता है ना, तो इन लाइन्स को पैरेलल करने के लिए जो 1 और 2 हमारे ऑल्टरनेट है ना, अगर हम ये इक्वल कर देना तो लाइन्स पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्स है कि जब लाइन्स पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो लाइन्स भी पैरेलल हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूविंग का ना एक रूल होता है कि हमें ना एक गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना होता है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो L लाइन है वो M के पैरेलल है एंड ये जो AP एंड BQ आर द बाइसेक्टर, और ये हमें दिए हुए हैं, ये हमारे बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ वो हमें करना है कि ये जो AP है ना, ये BQ के पैरेलल हो जाए। अब दोनों लाइंस पैरेलल कैसे होंगी देखो। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सिंस ये जो L है अगर वो M के पैरेलल है एंड
ये जो हमारी लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो हमने बना रखी है पूरी, ये पूरी, ये जो जा रही, ये जिसको हमने नाम दे रखा ऊपर टी, ये टी इसकी ट्रांसवर्सल है ये पूरी। एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होती है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर हमारा ये पूरा एंगल, ये पूरा मतलब, ये पूरा का मतलब हो गया पी ए बी, यहाँ से ये पूरा पी ए बी इक्वल होगा जिसके, ये जो पूरी लाइन होगी, ये पूरी, ये ठीक है, ये जो पूरा एंगल होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इन लाइंस को ना कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कोई भी नाम दे दो, इसको दे दो सी डी, और नीचे से नाम दे दो इसको ई और एफ, ठीक है। तो हमारा जो एंगल हो गया ना सी ए बी, सी ए बी, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके ए बी एफ के। देखो ये पूरा एंगल ना आपका जेड बन गया, और जेड में आपको पता है कौन से एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट बनते हैं, मतलब ये पूरा, ये, तो ये आपका जो एंगल हो गया सी ए बी इक्वल हो गया ए बी एफ के। अब जब ये एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, रीज़न आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अगर ये इक्वल है ना, तो इन एंगल्स के जो हाफ्स होंगे, मतलब इन्हीं दोनों एंगल के जो हाफ होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे, इन एंगल्स के जो हाफ होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। अब इन एंगल का जो हाफ है ना, वो हमने क्या ले रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 इन एंगल के हाफ है, मतलब हमारा जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के भी क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो 1 और 2 है ये भी हमारे ऑल्टरनेट है, जब ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, बट दे आर alternate interior angles. So say if two alternate images are equal, so if two alternate interior angles are equal, जब दो alternate angles equal होते हैं तो hence lines are parallel, इसका मतलब hence हमारी जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी, ठीक है ना, हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी। hence हम ये कह सकते हैं पी ए पैरेलल टू बी क्यू, तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो बस जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में करा था, बट उसमें ऑल्टरनेट की जगह हमने कॉरस्पॉन्डिंग करा था, टाइप सेम है। चलो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी लाइंस एंड एंगल से है। इन फिगर डी ई पैरेलल टू क्यू आर, मतलब ये जो डी ई है वो क्यू आर के पैरेलल है, एंड जो ए पी है हमारी वो हमारी ट्रांसवर्सल है, AP is the transversal, AP and BP are the bisector। ये जो इधर से AP बनाई हुई है ये AP, और इधर से जो ये BP है ये हमारी ट्रांसवर्सल है, बाइसेक्टर है। तो मतलब AP इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। अब हम सेम वही चीज़ करते हैं, जो अंदर वाले एंगल है ना, इनको एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे दो, जो अंदर वाले एंगल है इनको आप 1 और 2 का नाम दे दो। अब वो कहता है फाइंड ए पी बी, मतलब जो ये एंगल है ना, ये एंगल आपको ए पी बी निकालना है। देखो इसको निकालने के लिए ना आपको एंगल 1 और एंगल 2 को पहले निकालना पड़ेगा, फिर जो ए पी बी है वो आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा।
तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें दिया हुआ है सिंस अगर मेरी ये पूरी डी ई पैरेलल है क्यू आर के और ये जो पूरी ए बी है, ए बी हमारी ट्रांसवर्सल है, ए बी इज द ट्रांसवर्सल। इसका मतलब एंगल ये पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, मतलब ये पूरा एंगल और इधर से ये पूरा एंगल हमारे बनेंगे को इंटीरियर एंगल, जिन्हें बोलते हैं ना सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल ई ए बी प्लस ए बी आर, ये बनेंगे को इंटीरियर एंगल, जिनका सम आपके पास क्या होता है 180। को इंटीरियर एंगल्स, अगर इनका सम 180 ना, तो इनके हाफ कर दो, क्योंकि बाइसेक्टर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं एंगल्स का बोथ साइड हम क्या करेंगे, सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो ई ए बी था, ये जो पूरा ई ए बी था, इसका जो हाफ है ना वो एंगल 1 है, और नीचे से इसका हाफ एंगल 2 है, और इधर से इसका हाफ कर देंगे तो ये 90 आ गया। तो यहाँ से 1 + 2 की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो 90 डिग्री आ जाएगी। अब एक ट्राइंगल के आपको 2 एंगल मिल गए, 1 और 2, तो तीसरा एंगल आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला जाता है। तो अब देखो तीसरा एंगल निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी हम लेंगे एक ट्राइंगल का नाम, जिसमें हमें दिया हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ए पी बी, जो हमें स्पेशली निकालना है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल 1 और 2 की वैल्यू क्या है, इस एंगल 1 और 2 की वैल्यू क्या है 90, तो यहाँ से ए पी बी इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर हमारा जो ए, ये हमारा, इसको एक सेकेंड, ए पी बी, देयरफॉर ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो हमारा जो ए पी बी आ गया वो कितना आ गया 90 डिग्री। तो बस पहले बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करो, फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करो। हाँ, और एक और चीज़, यहाँ पे एक रीज़न ज़रूर लिखना है कि हमने हाफ क्यों किया, क्योंकि ए पी एंड बी पी आर द बाइसेक्टर, ए पी एंड बी पी आर द बाइसेक्टर, क्योंकि ज्योमेट्री में रीजंस लिखने ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो हर चीज़ रीज़न के साथ ज्योमेट्री में प्रॉपरली होनी चाहिए। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे हमारे, पहले लाइन्स एंड एंगल्स के थे। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ अदर चैप्टर्स के भी क्वेश्चन हमने अभी आगे करने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं पी और क्यू, कहता है उसका एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू फाइंड करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार यही क्वेश्चन में बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखो एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, एब्सिसा की जगह वाई भी हो सकता है, ऑर्डिनेट भी हो सकता है। अब जो पी कोऑर्डिनेट है, पी का एब्सिसा क्या है -2, तो हमें फाइंड करना है एब्सिसा ऑफ पी। अगर हम पी के एब्सिसा में से हमने क्या करना है, क्यू का एब्सिसा हमें माइनस करना है, राइट। अब आप ये देखो पी का एब्सिसा क्या है, पी का एब्सिसा है -2, उसमें से माइनस करना है, ब्रैकेट लगा के चलना। क्यू का एब्सिसा क्या है, क्यू का एब्सिसा मतलब क्यू का एक्स एक्सिस क्या है -3, तो वो आपका क्या आ जाएगा इसमें -3। अब -2 आपको पता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन प्लस का, और 3 - 2 क्या होता है 1। बस यहाँ साइन में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, साइन का ही आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन इजी है, आया भी हुआ एग्जाम में काफ़ी बार, बट साइन का ध्यान रखना है। तो बस ये था हमारा अगला क्वेश्चन। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये हमारा हेरॉन्स का है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, बट हमें साइड गिवन नहीं है, हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है √3/4a²। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ना एरिया दे रखा है 16√3। क्वेश्चन के अंदर हमें जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 16√3। यहाँ से पहले हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है ना, ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो √3/4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, √3 कट गया, तो ये आ गया आपका 64। 16 × 4। अब a² का मतलब इधर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 8 8 से 64 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मतलब हमारे पास जो साइड आ गई वो आ गई 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ना ये सेंटीमीटर में है। जब एरिया आ गया तो फिर पेरीमीटर भी निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू साइड, तो मतलब 3 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है और चांसेस है MCQs वगैरह में आए ऐसे क्वेश्चन आपको। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये हमारा हेरॉन्स का है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, बट हमें साइड गिवन नहीं है, हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है √3/4a²। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ना एरिया दे रखा है 16√3। क्वेश्चन के अंदर हमें जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 16√3। यहाँ से पहले हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है ना, ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो √3/4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, √3 कट गया, तो ये आ गया आपका 64। 16 × 4। अब a² का मतलब इधर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 8 8 से 64 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मतलब हमारे पास जो साइड आ गई वो आ गई 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ना ये सेंटीमीटर में है। जब एरिया आ गया तो फिर पेरीमीटर भी निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू साइड, तो मतलब 3 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है और चांसेस है MCQs वगैरह में आए ऐसे क्वेश्चन आपको। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, हमें ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी है और क्वेश्चन में कहता है लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड फाइंड करो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हेरॉन्स में लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड फाइंड करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेरॉन्स का एरिया निकालोगे बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो सबसे पहले आपको पता है, जब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं a + b + c डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास जो ABC है वो 3 साइड है, 35 + 54 + 61 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को ऐड करके आएगा 150। 150 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री। 75, ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है S - a S - b S - c, राइट। S आपके पास आया 75, तो 75 में से 35 माइनस कर दो, इधर से 75 में से 54 माइनस कर दो, और एक बार 75 में से 61 माइनस कर दो। पहले माइनस कर दो, 75 माइनस 35 कर दो 40, फिर माइनस कर दो 70 माइनस 54, ये आ गया 21, 75 माइनस 61 आपके पास आ जाएगा 40। उसके बाद आप इनके फैक्टर्स बनाओ, 75 के फैक्टर बनाओगे तो 5 × 5 × 3, 40 क्या आ गई 2 × 2 × 2 × 5, 3 × 7, और 14 के बन जाएंगे 7 × 2।
तो पूरे फैक्टर्स बनाने के बाद अब इनके अगर हम पेयर्स बना दें, जैसे 5 का बन गया इधर से पेयर एक, 2 का ये बन गया, इधर से एक 2 और ये बन गया, 7 का भी बन गया, 3 का भी बन गया। ठीक है, अब इसमें से एक 5 आ जाएगा बाहर, एक 3 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 7 और एक √5 आपका अकेला रह गया वो अंदर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 420 √5। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, ट्राइंगल का एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमें निकालना होता है एरिया। अब एरिया निकालने के बाद हमें ना इसी क्वेश्चन के अंदर दोबारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो क्वेश्चन में बोला था हमें लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बोले ना लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, एक चीज़ समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड थी 35, 54 और 61। उसने बोला लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है। हमेशा याद रखना जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होता है ना वो हमेशा शॉर्टेस्ट साइड से बनता है। अगर आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड से बनता है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड के केस में जो बेस लेना है वो तीनों साइड में से जो सबसे शॉर्टेस्ट बेस होगा, शॉर्टेस्ट साइड होगी, वो लेना है। और ये h मतलब हाइट हमें निकालनी है और एरिया हमने यहाँ से ये 420 √3 हमें निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करके अब हम हाइट निकालेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 420 √3, ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 35 आपका अपॉन में चला जाएगा, राइट। इसको अगर हम सॉल्व कर दें ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 5 ज़ा और ये 7 8 सा आ गया, 7 6 0, ये आपका 12, तो 12 टू 24, तो ये आपके पास आ गया 24 √3 इंटू एच। मतलब हमारा जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड जो उसने पूछा था, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, वो हमारा आ जाएगा 24 √3, हमारा आंसर आ जाएगा 24 √3। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से समझो, कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 18 whose ordinate is, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब होता है y, कह रहा जो y एक्सिस है ना वो x एक्सिस का 1.5 टाइम्स है। क्वेश्चन कहता है जो y एक्सिस है वो x एक्सिस का 1.5 टाइम्स है। तो मतलब ये हो गया, इसको मिक्स को कन्वर्ट कर दो 3/2x और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 5y = 19, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है ना ऊपर, ये 3/2x, ये हम 3/2x इसमें डाल देंगे, राइट। और यहाँ से सॉल्व करके पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x प्लस ये हो गया 15/2x = 19। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले ले 2, तो 4x + 15x = 19, जो हो जाएगा 19x/2 = 19। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए 19 × 2/19, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। अब जो x की वैल्यू 2 आ गई ना, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है y = 3/2x, x की वैल्यू 2 आ गई तो y/2, 2 कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। तो देयरफॉर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, 2, 3। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट। चलो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब कि जो y है ना वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
वो कहता है अगर y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 12 है। तो अब बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होगी। तो पहले पार्ट में हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो उसने बोला जो y है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है प्रोपोर्शनल की जगह ना हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल हमेशा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू kx। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम k लगा देंगे और लिख देंगे वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ये तो बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब उसने बोला था अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 12 है तो हम क्या करेंगे, अगर y की जगह हम 12 और x की जगह अगर हम 4 डाल दें तो हम यहाँ से पहले k की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपके पास आ जाएगी 3, राइट। अब k की वैल्यू तो निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अब x की वैल्यू अगर 5 है तो y निकालो। तो हम क्या करेंगे, जो हमने k की वैल्यू 3 निकाली है ना वो डालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो पहले इक्वेशन बनानी है, ये थी हमारी इक्वेशन। फिर उसमें पहले जो वैल्यू पहले दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये x और ये, इसको डाल के पहले k निकालेंगे। फिर दोबारा जब पूछा x की वैल्यू 5 है और y की निकालो, तो सेम इक्वेशन का हम यूज़ करके उसमें y की वैल्यू निकालेंगे, k की जगह k की वैल्यू डालेंगे, x की जगह x की वैल्यू डालेंगे जो हमें दे रखी है 5, और वहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारा अगला क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट करने की आपके पास इक्वेशन है। इसमें 2 पार्ट है। पहले कहते हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बताओ सेल्सियस में उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो हमें एक इक्वेशन दी है C इज इक्वल टू 5F माइनस 160/9। हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है, सेल्सियस में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट की जगह अगर हम ये 86 डिग्री डाल दें और इसको सॉल्व कर दें तो हमें पता लग जाएगा सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 86 430 माइनस 160/9, इसको माइनस करेंगे आएगा 270 ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हमारा था, अगर सेल्सियस की जगह दे रखी है वैल्यू, सेल्सियस की जगह डाल के फ़ारेनहाइट निकाल दो। फ़ारेनहाइट दे रखा है तो फ़ारेनहाइट की जगह दे के सेल्सियस निकाल दो। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ सेम इन बोथ द स्केल। मतलब एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए सेम हो, दोनों का टेम्परेचर क्या हो, दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम आ जाए। तो कौन सी डिग्री पे दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये पार्ट एग्जाम में बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट C इज इक्वल टू F। हम क्या करेंगे, C और F को ना इक्वल मान लेंगे, क्योंकि इसने बोला है इक्वल होना चाहिए दोनों। तो हम C और F को क्या कर लेंगे, इक्वल मान लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब C और F को इक्वल मान लेंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी ऊपर क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, सपोज आप C की जगह F या F की जगह C रख दो। मान लो मैं C की जगह मैं F रख देता हूँ, क्योंकि उसने बोला था दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ से दोनों वेरिएबल आपके सेम आ जाएंगे, राइट। अब ये 9 इधर डिवाइड में है, तो ये 9F इज इक्वल टू 5Y माइनस 160। तो ये 5 इधर जाएगा, तो ये 4F इज इक्वल टू माइनस 160, और यहाँ से आप f की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 160/4, जो आपके पास आ जाएगी -40। तो देयर फोर C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू -40। हमने C और F को इक्वल करा था, इसका मतलब -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है तो दोनों स्केल पे हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था हमारा लीनियर का एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कोऑर्डिनेट का जिस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे मोस्टली कंफ्यूज ही होते हैं। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं,
क्वेश्चन क्या कहता है देखो, एक पॉइंट है 0, -7, हमें ये बताना है ये कहाँ लाई करेगा। जैसे आपको पता है हमारे पास कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। वो कह रहा है ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। देखो कोऑर्डिनेट्स किसी क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकते हैं, किसी एक्सिस पे भी। जब भी किसी पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों में से कोई एक पॉइंट ज़ीरो नज़र आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका एक्स ज़ीरो है, अगर आपका एक्स ज़ीरो है तो वो पॉइंट वाई पे लाई करेगा। अगर वाई ज़ीरो है तो वो एक्स पे लाई करेगा, वो किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा एक्स ज़ीरो है, अगर एक्स ज़ीरो है तो ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर यही पॉइंट में वाई ज़ीरो होता तो ये एक्स पे लाई करता। क्लियर। अब कहते हैं एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब जैसे कि आपको पता है एब्सिसा मतलब भी तो एक्स ही होता है। वो कह रहा है एक्स एक्सिस पे बताओ एक्स एक्सिस क्या होगा। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे बताओ एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा। एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए एनी नंबर। अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस बताओ एनी नंबर, या पूछे वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस बताओ एनी नंबर, लेकिन अगर आपसे ये पूछे जैसे मैंने अगला क्वेश्चन दिया है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई। अब मुझे ऑर्डिनेट बताना है, मतलब मुझे वाई का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा। अब उल्टा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बताना है एक्स एक्सिस पे तो वो ज़ीरो होगा। वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पूछेगा एनी नंबर, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पूछेगा एनी नंबर। लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई पूछेगा तो ज़ीरो, वाई एक्सिस पे एक्स पूछेगा तो ज़ीरो। मतलब अपोजिट वेरिएबल होंगे तो ज़ीरो, सेम वेरिएबल होंगे तो एनी नंबर। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्कुल भी। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अ पॉइंट लाइज ऑन x axis at a distance of 7 unit from the y axis, then what are its coordinate। ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना। छोटी सी चीज़ याद रखो, क्वेश्चन रिलेटेड है डिस्टेंस से। जब भी क्वेश्चन रिलेटेड हो डिस्टेंस से तो क्या करना है, कह रहा है एक पॉइंट है जो लाई तो एक्स एक्सिस पे कर रहा है, लेकिन वो पॉइंट वाई एक्सिस से 7 यूनिट पे लाई कर रहा है। बस इतना याद रखो, जब भी वाई एक्सिस से कोई भी आपको डिस्टेंस दे रखा हो तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। मतलब जो 7 यूनिट दिया हुआ है वो वाई एक्सिस से दिया है, मतलब 7 हमारा वाई नहीं है, ये वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर है, मतलब ये हमारा एक्स है, 7 हमारा एक्स है क्योंकि एक्स पे लाई कर रहा है। तो देयरफॉर हमारे फर्स्ट पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो एक्स हमारा 7 हो गया, वाई हमारा 0 हो गया, तो देयरफॉर हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 7,0। लेकिन ऐसे अब अगले पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट इज लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब वाई एक्स पे लाई कर रहा है बट एक्स एक्सिस से देखेंगे, इसका मतलब अब जो ये -7 यूनिट है ये आपका एक्स नहीं है, अब ये वाई है, अब ये आपका वाई है। मतलब सेकेंड केस में वाई आपका -7 है और एक्स आपका 0 है, क्योंकि हम एक्स से देख रहे हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 0, -7। तो बस याद रखो, अगर वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगर एक्स एक्सिस से हम किसी का डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो बस ये चीज़ ध्यान रखोगे तो कोऑर्डिनेट का आराम से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो।